लव एट फर्स्ट बाइट पार्ट 8। आज लड़की देखने जाना था, इसीलिए उर्मिला जी ने डॉक्टर के पीछे लग के सुबह जल्दी ही डिस्चार्ज ले लिया था। घर आके जैसे वो आज शादी ही करा देगी ऐसी तैयारी चल रही थी उनकी। मां को इतना खुश देख चैतन्य को भी अच्छा लग रहा था। एक बार उन्हें ऐसे तंदुरुस्त देख चैतन्य के मन में आया भी कि सच में उन्हें दिल का दौरा आया था या नहीं। पर मां क्या करेगी ये कह के उसने अपने दिमाग से ये बात निकाल दी। वेंकट भी बहुत खुश था। आखिर आज उसके अन्ना की शादी तय होने जा रही थी। वो बहुत उतावला था। उसे भी अपनी अन्नी यानी भाभी से जो मिलना था, पर उसे चैतन्य कुछ उदास नजर आया। वेंकट चैतन्य के पास गया। वो कहीं पे नजर लगाए अपने ही ख्यालों में खोया था। वेंकट उसके गले में हाथ डाल के उससे बोला, अन्ना क्या हुआ? आप खुश नहीं हो क्या? आपको कोई और तो पसंद नहीं है? ऐसा है तो अभी बताओ। चैतन्य ने उसकी तरफ हंस के देखा और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, जिम्मेदारी बढ़ने वाली है ना, तो थोड़ा टेंशन आ रहा है, बाकी कुछ नहीं। चैतन्य की बात सुनकर वेंकट हंसते हुए बोला, अरे बस इतना ही तो उसमें टेंशन क्या लेना, मैं हूं ना। कभी अन्नी परेशान करे तो बिंदास मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें लड़ने के लिए हिम्मत देता रहूंगा। चैतन्य उसकी बात सुनकर हंसने लगा। उसे हंसते देख वेंकट उसके पांव के पास बैठ के चैतन्य के दोनों हाथ अपने हाथ में लेके बोलने लगा, अन्ना टेंशन मत लो, वेंकटेश्वर सब ठीक करेगा, भगवान आपको हर खुशी देगा। चैतन्य उसे ऐसा देख भावुक हो गया। दोनों भाई एक दूसरे के गले लग गए। वेंकट बाजू होके बोला, अन्ना अपनी भाभी का फोटो देखा है या नहीं? आपने पक्का नहीं देखा होगा, रुको मैं दिखाता हूं। ये कह के वेंकट गया और कल का फोटो वाला एनवेलप ले आया और चैतन्य को बोला, ये लो आराम से देखो, मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इतना बोल के वेंकट चला गया। चैतन्य ने एक बार एनवेलप की तरफ देखा और बिना देखे ही बाहर चला गया। चैतन्य की फैमिली लड़की के घर जाने निकल ही रही थी, तभी चैतन्य को अमित का फोन आता है। चैतन्य ने लंबी सांस ली और फोन ही स्विच ऑफ कर डाला। थोड़ी ही देर में वो सब लड़की के घर पहुंचे। नायर फैमिली ने बहुत आदर से चैतन्य और उसके फैमिली का स्वागत किया। नायर फैमिली में लड़की के पिता चिरंजीव नायर, उनकी पत्नी अलकनंदा, बेटा कार्तिक और बेटी महालक्ष्मी, बस इतना ही परिवार था उनका। चिरंजीव और विजय जी स्कूल फ्रेंड्स थे, पर काम के सिलसिले में चिरंजीव बाहर थे, इसलिए उनका मिलना ज्यादा नहीं हो पाता था। पर अब मुंबई में ही उनकी पोस्टिंग के कारण विजय जी और उनका मिलना शुरू हो गया था। जब विजय जी ने अपने बेटे की शादी की शर्त के बारे में उन्हें बताया, तब उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता सुझाया था और आज मिलने का प्रोग्राम तय हो गया। चाय पानी होने के बाद विजय जी और चिरंजीव जी आपस में बात कर रहे थे। अलकनंदा और उर्मिला जी भी एक दूसरे से घुल मिल गई थी। वेंकट ने तो कार्तिक से दोस्ती करके उसके साथ बातें भी करना शुरू कर दिया था। दोनों अपने अपने कॉलेज की बातें कर रहे थे। चैतन्य शांत था, दिल जोरों से धड़क रहा था। एक मन कह रहा था कि तू देवी से प्यार करता है तो अब इस महालक्ष्मी से शादी करके अपने आप को सजा क्यों दे रहे हो? दूसरा मन कह रहा था कि देवी के बारे में तू जानता ही कितना है। अगर वो किसी और से प्यार करती होगी तो उसके लिए अपने माता पिता को दुखाना क्या सही होगा? नहीं नहीं, मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। पर मैं इस लड़की को भी धोखे में नहीं रख सकता। मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा। वो अपने ही ख्यालों में डूबा था, तभी चिरंजीव ने उसे आवाज लगाई, बेटा तुम्हें जो भी पूछना होगा बेझिझक पूछ लेना। चैतन्य ने सिर्फ मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। चिरंजीव जी ने अपनी पत्नी को इशारा किया। उनका इशारा समझकर अलकनंदा किचन में जाके कुछ प्लेट्स ले आई और चैतन्य के सामने रख दी। उसमें उनकी मनपसंद इडली सांभर, पायसम, टोमेटो रसम और एक दो चीजें और थी। चैतन्य ने एक बार अपनी मां की ओर देखते हुए अलकनंदा जी से कहा, आंटी इसकी कोई जरूरत नहीं थी, आपने खामखा तकलीफ उठाई। उसकी बात सुनकर चिरंजीव जी बोले, ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी, मुझे विजय ने पहले से ही तुम्हारी शर्त बता दी थी। तभी अलकनंदा जी बोली, और हाँ बेटा, ये सब महालक्ष्मी ने अपने हाथों से खास तुम्हारे लिए बनाया है, एक बार खा के तो देखो। बाजू में खड़ा कार्तिक भी बोला, हाँ हाँ जीजू, एक बार खा के तो देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। कार्तिक के मुंह से जीजू सुन के चैतन्य और भी नर्वस हो गया। उसने हंसते हुए पायसम का एक चम्मच मुंह में डाला। खाते ही उसे देवी के हाथ के बने पायसम की याद आई। उसी के साथ उसकी आंख में पानी भर आया।
क्योंकि ये पायसम भी बिल्कुल उसी के जैसा बना था। उसने फिर सबके कहने पर सांभर भी ट्राई किया। वो भी देवी के हाथ के बने सांभर जैसा ही था। उसे लगा देवी के प्यार में वो इतना पागल हो गया है कि उसे हर जगह देवी ही महसूस हो रही है। उसने बस हो गया कह दिया। विजय जी ने चिरंजीव जी से कहा, अब लड़की को भी बुला दो, हमें भी हमारी बहू से मिलना है। चिरंजीव जी ने भी हंसते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बुलाते हैं। तभी दरवाजे से आवाज आई, इस भाई के बिना ही सब हो रहा है, मेरी याद है कि नहीं किसी को? सभी ने आवाज की तरफ देखा। चैतन्य को आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने पलट के देखा तो दरवाजे पे अमित खड़ा था। उसे यहां देख के चैतन्य हैरान हो गया। चिरंजीव जी अमित को देख के बोले, अरे हमसे ज्यादा तो तुम्हारी बहन तुम्हारी राह देख रही है, जाओ और उसे लेके आओ, जाओ। ये एक और झटका था चैतन्य के लिए। अमित इस फैमिली को पहले से जानता है, ये कैसे हो सकता है? वो सोच ही रहा था कि अमित ने आके उसके कानों में कहा, क्यों भाई, शादी का लड्डू खाने की इतनी भी क्या जल्दी थी कि अपने दोस्त को ही भूल गया? कोई बात नहीं, मैं भी इसका बदला लेके रहूंगा, आखिर लड़की का भाई जो हूं। चैतन्य को यह समझ नहीं आया कि ये कैसे लड़की का भाई हो गया। वो कुछ बोलता इसके पहले अमित वहां से निकल गया। चैतन्य के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। विजय जी और वेंकट उसे देख हंस रहे थे। उन्हें देख चैतन्य को लगा, अब ये क्यों हंस रहे हैं? थोड़ी ही देर में अमित लड़की के साथ आया। चैतन्य का दिल जोरों से धड़कने लगा। चैतन्य नीचे देख रहा था। वो लड़की आते ही उसने विजय जी और उर्मिला जी के पैर छू लिए। उर्मिला जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो बेटी, और उस लड़की के हाथ में एक शगुन का हार और मिठाई रख दी। अब तक चैतन्य ने एक नजर भी महालक्ष्मी की तरफ देखा नहीं था। अमित ने चिढ़ते हुए कहा, यहां तो दुल्हन से ज्यादा दूल्हा ही शर्मा रहा है। देवी, तुम्हारा दूल्हा तो कुछ ज्यादा ही शर्मिला है। अब लगा 440 का झटका चैतन्य को। अमित के मुंह से देवी का नाम सुनते ही चैतन्य ने सिर उठा के उसकी ओर देखा। सामने देखा तो उसके होश ही उड़ गए। सामने कांजीवरम लाल रंग की साड़ी, टेम्पल ज्वेलरी, बाल बांधे उस पे गजरा, हाथों में चुड़िया, पांव में पायल, आज पूरा श्रृंगार किए आंखें झुका के देवी बैठी थी। उसे देख चैतन्य के तो होश ही उड़ गए। वो 2 मिनट उसे ही देखता रह गया। तभी विजय जी ने उसके कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब तो खुश हो ना, मिल गई तुम्हें तुम्हारी देवी। और विजय जी और उर्मिला जी को छोड़कर बाकी सब हंसने लगे। चैतन्य और उर्मिला जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उर्मिला जी ने विजय जी से कहा, ये देवी कौन है और आप सब क्यों हंस रहे हो? तभी विजय जी हंसते हुए बोले, ये तो तुम्हारे बेटे से ही पूछो। उर्मिला जी ने चैतन्य की तरफ देखा। चैतन्य ने सिर नीचे झुका दिया। उर्मिला जी बोली, वो तो कुछ बोलने से रहा, तुम ही बता दो। उनकी बात से सहमत होते हुए वेंकट बोला, हाँ पा, अब बता भी दो, कैसे अन्ना और अन्नी को आपने मिलवाया? वेंकट की बात सुनकर चैतन्य विजय जी की ओर देखने लगा। विजय जी उसे क्या कहना है समझकर सबको बोले, ठीक है, पहले सब बैठ भी जाओ। सब अपनी जगह लेके बैठ गए। विजय जी ने बोलना शुरू किया तो हुआ ऐसे कि चैतन्य की अजीब शर्त के कारण उसे मनचाही लड़की नहीं मिल रही थी। तभी एक दिन बातों बातों में चिरंजीव ने उसकी लड़की के बारे में बोला तो मैंने उसे चैतन्य के बारे में सब बता दिया। उसे भी चैतन्य बहुत पसंद आया और महालक्ष्मी बिल्कुल उसके लिए अनुरूप थी। फिर हमने महालक्ष्मी से बात की तो उसे भी चैतन्य पसंद आ गया। फिर हम सब ने एक प्लान बनाया। आखिर चैतन्य को भी अपनी पसंद की लड़की पाने के लिए थोड़ी तो तकलीफ मिलनी चाहिए। आसानी से मिल जाए तो उसकी कीमत नहीं रहती। और देखो, हमने जैसा सोचा वैसे ही हुआ। इसमें हमने अमित की मदद ली। चैतन्य ने एक बार अमित की तरफ देखा तो वो हंस रहा था और उसकी नजरें ऐसे कह रही थी जैसे बोल रहा है, कैसे लगा नाटक? अमित ने चैतन्य से कहा, अब पता चला इसका नाम देवी क्यों है। तुम्हें पता ना चले इसलिए ये सब करना पड़ा। कितना कुछ करना पड़ा इस छोटी सी जान को तुम्हें तुम्हारा लव एट फर्स्ट बाइट मिलाने के लिए। तो कैसा लगा लव एट फर्स्ट बाइट का ड्रामा? सब हंसने लगे। उनकी बात सुनकर उर्मिला जी बोली, और इतना कुछ हो गया, आपने मुझे बताया भी नहीं। उर्मिला जी के बोलने पर विजय जी बोले, तुम्हें पता होता तो कब का चैतन्य को बता दिया होता। तुम्हारे पेट में भी भला कोई बात रहती है? विजय जी के बात पर सब हंसने लगे। उर्मिला जी ने मुंह फुला लिया। उन्हें ऐसे देख विजय जी बोले, हाँ पर कल तुमने क्या एक्टिंग की, सबसे अच्छा काम तो तुम्हारा ही रहा इस नाटक में। उसके बाद उर्मिला जी थोड़ी खुश होकर हंसने लगी। पर तभी ये सब सुनकर चैतन्य गुस्सा होकर बोला, क्या मां ने और तुम सब ने इतना बड़ा नाटक किया? कल तो मेरी जान जाते जाते रही। उसकी बात सुनकर वेंकट बोला, हाँ पर लड्डू भी तो तुम ही खाओगे ना। वेंकट की बात पर सभी लोग हंसने लगे।
तभी उर्मिला जी बोली, अरे कहाँ तुम लड्डू खाने की बात कर रहे हो? अभी तक चैतन्य ने बताया भी नहीं कि उसे सांभर पसंद आया भी है या नहीं, या फिर दूसरी कोई लड़की देखें। उनकी बात सुनते ही चैतन्य बिना सोचे बोल पड़ा, नहीं नहीं, मुझे सांभर भी पसंद है और सांभर वाली भी पसंद है। उसका उतावलापन देख के बाकी सब हंसने लगे। चैतन्य ने हंसते हुए देवी की तरफ देखा। उसने शर्म से आंखें नीचे झुका दी। वेंकट ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, अरे कोई मुंह तो मीठा कराओ, इनका क्या है, वो तो एक दूसरे को देख के ही खुश है, पर कोई हमारे बारे में तो सोचो। उसकी बात पे सब हंसने लगे। अलकनंदा जी ने मिठाई का बॉक्स लाया। बॉक्स में मैसूर पाक देख के कार्तिक बोला, अरे जल्दी एक दूसरे को खिलाओ ताकि हमें भी खाने के लिए मिले। उसकी बात को बढ़ावा देते हुए वेंकट ने भी कहा, हाँ नहीं तो क्या, खिला दो एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा, फिर देखो जितना देखना है। चैतन्य ने और महालक्ष्मी ने एक दूसरे को मैसूर पाक खिलाया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। प्यार ही प्यार नजर आ रहा था। वेंकट ने मोबाइल निकाला और दोनों की एक अच्छी सी तस्वीर निकाली। अमित ने हंसते हुए कहा, अरे लव बर्ड्स, जरा अपनी फीलिंग तो हमें बताओ, आखिर हमें भी तो पता चले कि आखिर तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। अमित के कहने पर कार्तिक और वेंकट ने भी उसकी बात में हाँ मिलाया। चैतन्य ने हंसते हुए एक बार महालक्ष्मी की ओर देखा और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मेरी हर खुशी हर बात तेरी है, सांसों में छुपी ये हयात तेरी है, 2 पल नहीं रह सकते तेरे बिना, धड़कनों की धड़कती हर आवाज तेरी है। सभी लोगों ने एक साथ ही कहा, ओहो क्या बात है। कार्तिक ने अब महालक्ष्मी से कहा, अब अक्का तुम भी कुछ कह दो जीजू के लिए। महालक्ष्मी ने शर्माते हुए नीचे देखते हुए कहा, तेरा साथ होने से जिंदगी बदल सी गई है, खुशियां हैं हर तरफ और आंखों की नमी खो गई है। तुम्हें शायद एहसास ना हो कि तुम मेरे लिए क्या हो, पहले दोस्त फिर प्यार, अब मेरी जिंदगी बन गए हो। चैतन्य ने हंसकर महालक्ष्मी को गले लगा लिया। उसने शर्मा के अपना चेहरा उसकी शर्ट में छुपा लिया। सब उन पर हंसने लगे। फिर सब ने साथ में एक फैमिली फोटो निकाला, परफेक्ट फैमिली फोटो। आखिर इस फूडी लवर को अपनी हमसफर मिल ही गई। उसने जैसे सोचा था उसे वैसी ही हमसफर मिल गई, जैसे उन्हें मिलाने में भगवान ने भी कोशिश की हो। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है।